हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का महादेव जी के क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं लाल किले का मुकदमा के बारे में। हम आपको बताने जा रहे हैं किसके बारे में? लाल किले का मुकदमा। ये आज़ाद हिंद फौज के आगे का स्टेप है। चलिए आइए देखते हैं कि लाल किले के मुकदमे में क्या हुआ था। ठीक है, क्या है? लाल किले का मुकदमा। ठीक है, हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं? हम लाल किले के मुकदमे के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसमें हमें ये पता चलेगा कि किसके ऊपर कब और क्यों मुकदमा चलाया गया था। चलिए आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, जब द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच में चला, ठीक है, जिस समय ब्रिटेन सरकार के सामने जापान और जर्मनी जब दोनों ने आत्मसमर्पण कर दिया, तब धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार जो थी और जो द्वितीय विश्व युद्ध में इधर सिक्किम, कोहिमा, म्यांमार, मलाया, यहाँ पे जो भारतीय सेना ने कब्जा कर लिया था, ठीक, जापान और जर्मनी के साथ मिल करके जब समर्पण करने के बाद, आत्मसमर्पण करने के बाद जब जर्मनी और जापान ने कर दिया, तो धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि उन क्षेत्रों पर फिर से कब्जा कर लिया। अब कब्जा कर लिया उन क्षेत्रों पे, तो जो आज़ाद हिंद फौज के जो सैनिक अधिकारी थे, ठीक है, आज़ाद हिंद फौज के जो सैनिक अधिकारी थे, अंग्रेजों ने क्या किया कि इनको भी गिरफ्तार कर लिया। मुख्य अभियंता के तौर पर इन्होंने मेजर शहनवाज खान, कर्नल प्रेम सहगल और एक कर्नल थे गुरुदयाल सिंह ढिल्लो, इनको क्या किया ब्रिटिश सरकार ने मुख्य अभियंता के तौर पर इनको लाल किले में 5 से 11 नवंबर 1945 को इनके ऊपर लाल किले का मुकदमा चलाया गया। मतलब लाल किले में इनके ऊपर मुकदमा चलाया गया। और इन पर, क्योंकि इनको आज़ाद हिंद फौज के मुख्य अभियंता के तौर पर रखा गया था, इसीलिए इन 3 अधिकारियों पर राजद्रोह का आरोप लगा करके इनको फांसी की सजा दिया गया। उस समय कांग्रेस चुपचाप बैठी नहीं थी। कांग्रेस ने भी इनके बचाव के लिए एक समिति का गठन किया। क्या किया? इनकी बचाव के लिए एक समिति का गठन किया और उसका नाम रखा आज़ाद हिंद फौज समिति। आज़ाद हिंद फौज समिति के तहत उस समय भारत के जो बड़े बड़े वकील लोग थे, इनको क्या किया कि आज़ाद हिंद फौज समिति की तरफ से इन लोगों की पैरवी करने के लिए इनको बुलाया गया। इनकी पैरवी करने के लिए उस समय जो प्रसिद्ध वकीलों की श्रेणी में लोग थे, जैसे भूला भाई देसाई थे, तेज बहादुर सप्रू थे, जवाहरलाल नेहरू थे, अरोड़ा आसफ अली थे, कैलाश नाथ काटजू थे, ये सारे उस समय के प्रसिद्ध वकीलों की श्रेणी में इनकी गिनती की जाती थी। इन लोगों ने लाल किले के मुकदमे में इन लोगों ने इतना जोरदार अपना बहस किया कि ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, ब्रिटिश सरकार की आलोचना पूरे देश में होने लगी। जब ब्रिटिश सरकार की आलोचना जो है पूरे देश में होने लगी, तो उस समय के जो वायसराय थे, जिनका नाम था लॉर्ड वेवेल, जो वायसराय थे, उनको कुछ विशेषाधिकार दिए जाते हैं। जब पूरे भारत में स्थिति लगातार बिगड़ रही थी, तब वायसराय लॉर्ड वेवेल ने क्या किया कि अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए
जिनको फांसी की सजा हुई थी उन सभी को इन्होंने क्या किया, माफ कर दिया। ठीक है, चलिए आइए थोड़ा सा लाल किले के मुकदमा के उसमें हम कुछ पॉइंट नोट कर लेते हैं। जैसे ये घटना कब की है, ठीक, तो हम बात करेंगे घटना कब की है, 1945 की। ठीक है, अगली बात हम क्या करेंगे कि ये जो घटना है क्यों घटी, किसके ऊपर घटी, तो किसके ऊपर चला, क्या चला, मुकदमा। ये मुकदमा किसके ऊपर चला था, इसके बारे में यहीं पे हम जान लेते हैं। किसके ऊपर मुकदमा चला। ठीक, यहीं पे हम इसे भी नोट कर लेते हैं, क्योंकि ये पॉइंट एग्जाम में पूछा जाता है। किसके ऊपर, मेजर शहनवाज खान, मेजर शहनवाज खान। ठीक, दूसरा कौन था, कर्नल प्रेम सहगल, कर्नल प्रेम सहगल। कर्नल प्रेम सहगल, इनके ऊपर भी राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया था। अगले कौन थे, कर्नल गुरुदयाल सिंह, गुरुदयाल सिंह ढिल्लो। ठीक है, इनके ऊपर भी लाल किले का मुकदमा चलाया गया था। अब हम बात करेंगे बचाव पक्ष, कांग्रेस ने कौन सी समिति बनाई थी इनके बचाव के लिए। ठीक है, आइए इसके बारे में हम बात करते हैं। बचाव समिति, बचाव समिति किसने बनाया था, इसको कांग्रेस ने बनाया था। बचाव समिति जो है वो कांग्रेस ने बनाया था। क्या बनाया था, आजाद हिंद फौज समिति, आजाद हिंद फौज समिति, आजाद हिंद फौज समिति, इसके अंतर्गत ठीक कांग्रेस ने बनाया। लिख लीजिए, कांग्रेस ने बनाया था। ठीक, अब हम बात करेंगे कि बचाव समिति की तरफ से कौन कौन, किन किन वकीलों ने जोरदार पैरवी की थी। ठीक है, सदस्य इनके बारे में हम बात करेंगे कि कौन कौन से वो सदस्य थे। चलिए, पहले कौन सदस्य थे, किसके नेतृत्व में बचाव समिति ने किसने लीड किया था, उनका नाम है भूला भाई देसाई। भूला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, तेज बहादुर सप्रू ये भी थे। जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू
ठीक है। और कौन था? अरोड़ा आसफ अली, अरोड़ा आसफ अरोड़ा आसफ अली। एक लोग कोई और था, उनका नाम था कैलाश नाथ काटजू। क्या नाम था? कैलाश नाथ नाथ काटजू। ये सब कौन थे? ये सब प्रसिद्ध वकील थे, ये वकील थे। ठीक है, ये कौन लोग थे? ये वकील लोग थे। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि मुकदमा कब चलाया गया। घटना तो पता ही है कि ये घटना लाल किले का जो घटना है, मुकदमे का घटना है, ये 1945 की बात की जा रही यहाँ पे। लेकिन हम इसकी भी बात करेंगे कि इस घटना को कब रखा गया था। तो इस घटना की जो सुनवाई हुई थी वो 5 से लेकर के 11 नवंबर तक। मुकदमा चला कब से? 5 से 11 नवंबर 1945। ठीक है, ये बात भी आपकी समझ में आ गई। अब हम ये बात करेंगे कि उस समय भारत के वायसराय कौन थे जिन्होंने अपना विशेषाधिकार का प्रयोग करके फांसी की सजा माफ कर दिया था। कौन थे? वायसराय की बात कर लेते इसी वक्त। ठीक है, वायसराय कौन थे? लॉर्ड वेवेल। ठीक है, एक पॉइंट और नोट कर लेते हैं, क्योंकि वायसराय तो ठीक है, वायसराय तो भारत में उस समय थे, लेकिन ब्रिटेन में कौन थे उस समय? प्रधानमंत्री। ठीक है, ब्रिटेन प्रधानमंत्री। ब्रिटेन प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे। क्या नाम था? विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल थे। ठीक, एक पॉइंट और है कि जिस समय पूरे देश में लाल किले के मुकदमे का विरोध किया जा रहा था, उसी समय जनता ने एक नारा दिया था जिसका नाम है लाल किले को तोड़ दो, आजाद हिंद फौज को छोड़ दो। ये नारा किसने दिया था? उस समय यहां की आवाम ने दिया था। ठीक है, चलिए, प्रसिद्ध नारा। प्रमुख नारा क्या है? लाल किले को तोड़ दो, लाल किले को तोड़ दो, आजाद हिंद फौज को आजाद हिंद फौज को छोड़ दो।
छोड़ दो। ठीक है, ये तो लाल किले के मुकदमे के जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले पॉइंट है वो सारे यहीं आ गए हैं, लेकिन कुछ पॉइंट इसको समझने के लिए, इसका खाका तैयार करने के लिए एक आध पॉइंट लिखाना बहुत जरूरी है। चलिए आइए थोड़ा सा उन पॉइंटों पे हम चर्चा करेंगे जो पॉइंट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पूछे तो नहीं जाएंगे, हालांकि आपके दिमाग का खाका जरूर तैयार कर देंगे। जैसे आजाद हिंद फौज के गिरफ्तार, क्योंकि इसके पहले हो चुका है। ठीक है, लिख लीजिए एक आध पॉइंट। क्या पॉइंट रहेगा? आजाद हिंद फौज आजाद हिंद फौज आजाद हिंद फौज के गिरफ्तार आजाद हिंद फौज के गिरफ्तार सैनिक अधिकारी पर अंग्रेज सरकार ने क्या किया था? दिल्ली के लाल किले पर दिल्ली के लाल किले पर मुकदमा चलाया था। ठीक है, चलिए एक पॉइंट और नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला पॉइंट क्या आएगा इसमें कि आजाद हिंद फौज के अधिकारियों को आजाद हिंद फौज के अधिकारियों को राजद्रोह के उसमें फांसी की सजा हुई थी। जिसे माफ कर दिया गया है। जिसे वायसराय ने माफ कर दिया था। ठीक है, बस ज़्यादा मत लिखिए, क्योंकि हमने कई जगह क्वेश्चन ढूंढा इसमें से बस जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सब आपके यहीं से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो फैक्ट चीज़ें आपके उसमें लिखी हुई है। अब हम बात करेंगे, चलिए आपके एग्जाम में किस तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसके बारे में हम थोड़ा सा जिक्र करेंगे। ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करने जा रहे हैं कि आपके एग्जाम में इसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए फटाफट रिवाइज करिए। पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लाल किले का मुकदमा कब चलाया गया था? लाल किले का मुकदमा 5 से 11 नवंबर 1945 को चलाया गया था। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि लाल किले का मुकदमा किस पे चलाया गया था।
तो मेजर शहनवाज खान, कर्नल प्रेम सहगल और कर्नल गुरुदयाल सिंह ढिल्लों के ऊपर चलाया गया था। क्यों चलाया गया था, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसलिए चलाया गया था क्योंकि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापान जर्मनी के आत्मसमर्पण कर देने पर जो आज़ाद हिंद फौज के जो अधिकारी थे उनको ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन्हें लाल किला लाया जाता है और वहीं पर इन पे लाल किले का मुकदमा चलाया जाता है। ठीक, उस समय कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने एक समिति बनाई इनको बचाने के लिए। क्या नाम था, आज़ाद हिंद फौज समिति। इसमें क्या है कि भारत के उस समय जो प्रसिद्ध वकील थे इनको इसमें शामिल किया गया। कौन कौन, भोला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, औड़ा आसफ अली, कैलाश नाथ काटजू। ये उस समय के प्रसिद्ध वकीलों की श्रेणी में इनकी गिनती की जाती थी। इन लोगों ने क्या किया कि अपनी जोरदार बहस की वजह से ब्रिटिश सरकार को इन तीनों लोगों को माफ करना पड़ा। वायसराय कौन था उस समय, उस समय वायसराय ये था लॉर्ड वेवेल ने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करके आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों को इन्हें रिहा करना पड़ा, सजा माफ करना पड़ा। ठीक है, तो ये था लाल किले का मुकदमे का कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। ओके, मिटा दिया जाए। ठीक है, चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं सीआर फार्मूला के बारे में, मतलब सी राजगोपालाचारी फार्मूला के बारे में, योजना के बारे में हम बात करने जा रहे थे। सी राजगोपालाचारी जो है ना वो कांग्रेस के एक प्रमुख नेता थे मद्रास क्षेत्र के। ठीक है, आइए इनके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। राजगोपालाचारी योजना, राजगोपालाचारी योजना, इसी को हम सीआर फार्मूला के नाम से जानते हैं। सीआर फार्मूला। ठीक है, इसी को हम किस नाम से जानते हैं, सीआर फार्मूला के नाम से हम जानते हैं। किसको, इस योजना को, सी राजगोपालाचारी योजना को हम किस नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए आइए थोड़ा सा इस पे हम जिक्र कर लेते हैं कि ये था क्या। ठीक है, और इसकी जरूरत क्यों पड़ी इतिहास में। ठीक है, देखो 1939 से 1945 के बीच में तो द्वितीय विश्व युद्ध चला। ठीक है, 1944 में गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया था क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को आगा खां पैलेस में रखा गया था। उसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ती गई और उनको रिहा कर दिया गया। जब गांधी जी जेल से रिहा हुए उस समय फिर राजनीति में सक्रिय हुए एक बार फिर से। कांग्रेस और मुस्लिम लीग की जो समस्या थी इनको दूर करने का प्रयास किसने किया, गांधी जी ने किया। गांधी जी ने राजगोपालाचारी के माध्यम से, ठीक,
राजगोपालाचारी के माध्यम से इन्होंने दोनों दलों के बीच जो है एक समझौते की योजना को प्रस्तुत किया। किसने? गांधी जी ने। किसके माध्यम से? राजगोपालाचारी के। किसके लिए? मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना के लिए। समझ गए आप लोग क्या क्या पॉइंट बना इसमें एग्जाम के बेस से? ठीक है। राजगोपालाचारी जो योजना थी, ठीक है, इस योजना में यह बताया गया कि अगर मुस्लिम लीग जो है, जिसके प्रमुख नेता इस समय मोहम्मद अली जिन्ना है, इन्होंने अगर भारत की स्वतंत्रता के लिए अगर ये कांग्रेस का समर्थन करें और अंतरिम सरकार के निर्माण में अगर ये कांग्रेस का साथ दे तो इसके आगे कुछ बात हो सकती है। ये राजगोपालाचारी योजना के अंतर्गत कही गई है। अगला पॉइंट गांधी जी ने इसी योजना के अंतर्गत कहा कि जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा ना, तब हम क्या करेंगे? जो ये उत्तर पश्चिमी क्षेत्र का जो किनारा है, उत्तर और पूरब और उत्तरी क्षेत्र का जो किनारा है, जहां पे मुस्लिम बहुल जनसंख्या निवास कर रही है, वहां पर हम क्या करेंगे कि उसकी सीमा का निर्धारण करेंगे और इसके लिए एक पूरी तरीके से व्यवस्थित तरीके से एक आयोग का हम गठन करके कार्य करेंगे। अगली बात इस योजना के अंतर्गत कही गई कि जो हम ये इस सीमा निर्धारण का गठन करेंगे, लेकिन वहां पे जो वयस्क मताधिकार के आधार पर इसका निर्णय किया जाएगा कि कौन लोग यहां रहना चाहते हैं और कौन लोग उधर रहना चाहते हैं। देश विभाजन के जो आपसी समझौते हैं ना, इसके तहत रक्षा हो गया, संचार हो गया, इन सब की जो व्यवस्थाएं हैं ना, वो तब की जाएंगी, ये शर्तें तब मानी जाएंगी जब पूरी तरीके से हमारा देश आज़ाद हो जाएगा। मतलब ब्रिटिश सरकार हमारे देश को पूरी तरीके से छोड़ करके जब चली जाएगी, तब हम ये राजगोपालाचारी योजना के तहत जो नियम बनाए गए हैं इसको हम लागू करेंगे। लेकिन अभी मुस्लिम लीग जो है वो कांग्रेस का समर्थन करे देश की आज़ादी के लिए। लेकिन जिन्ना ने क्या किया कि राजगोपालाचारी योजना मतलब CR फार्मूला को पूरी तरीके से अस्वीकार कर दिया। तब गांधी जी ने जिन्ना को मनाने के लिए गांधी जी ने इनको कायदे आजम कहा। हो सकता है शायद पिघल करके हमारी बातों को ये मान ले। कायदे आजम का मतलब होता है महान नेता। लेकिन फिर भी मोहम्मद अली जिन्ना क्या हुए कि थोड़ा सा भी नरम नहीं हुए। मोहम्मद अली जिन्ना एक ही बात को लेकर के बैठ गए कि अब हमें पाकिस्तान की मांग पर वो अडिग रहे। उन्होंने कहा हमारी इस मांग को स्वीकार किया जाए, हमें इससे कम कुछ भी नहीं चाहिए। अंततः बाद में यही CR फार्मूला के तहत पाकिस्तान भारत से अलग किया गया। और इस समय जो कांग्रेसी नेता से राजगोपालाचारी थे, इन्होंने अपना पहला समर्थन दिया था। किसको? पाकिस्तान को, कि हाँ पाकिस्तान को अलग कर देना चाहिए। ये था श्री राजगोपालाचारी योजना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? CR फार्मूला कहते हैं। चलिए आइए बात करते हैं ये योजना कब की बात है। तो ये योजना है
10 जुलाई 1944। कब की है योजना? कब की है? 10 जुलाई 1944 की है। इस योजना किसके किसके बीच हुआ था? ये योजना जो है ना, कांग्रेस और मुस्लिम लीग। कांग्रेस के नेता गांधी जी और मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना इनके बीच में थे। बिचौलिए का कार्य किसने किया? राजगोपालाचारी। राजगोपालाचारी ये कौन थे? ये मद्रास के बहुत बड़े कांग्रेसी नेता थे। ठीक है, चलिए आइए अब कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है कि चलिए पहला पॉइंट ये है कि श्री राजगोपालाचारी, सी का मतलब होता है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, इसीलिए उतना ना लिख करके श्री राजगोपालाचारी हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, श्री राजगोपालाचारी। ठीक है, योजना कांग्रेस और मुस्लिम लीग, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ, जिसके बिचौलिए का कार्य श्री राजगोपालाचारी ने किया था। इस योजना के तहत कौन कौन सी बातें रखी गई थी, थोड़ा इसके बारे में भी हम जिक्र कर लेते हैं कि इस योजना के तहत कौन कौन सी बातें रखी गई थी। चलिए आइए, पहला पॉइंट क्या है? गांधी जी ने इसमें क्या कहा था? पहला बात कहा था कि जो मुस्लिम लीग है, पहला पॉइंट क्या? मुस्लिम लीग क्या करे? स्वतंत्रता, मुस्लिम लीग स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करे। ठीक, किसका समर्थन करे? भारत की स्वतंत्रता का समर्थन करे और अस्थायी सरकार के गठन में कांग्रेस का सहयोग करे। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? युद्ध की समाप्ति के बाद भाई द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था ना उस समय, युद्ध के समाप्ति के बाद
समाप्ति के युद्ध के समाप्ति के बाद मुस्लिम बहुल क्षेत्र, मुस्लिम बहुल क्षेत्र, ठीक, मुस्लिम बहुल क्षेत्र जो थे उत्तर पश्चिम और पूर्वी, ठीक, और पूर्वी सीमा निर्धारण के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा। अगला पॉइंट क्या है? बंटवारे की दशा में रक्षा, व्यापार, संचार, और अन्य विषयों पर ठीक है, और अन्य विषयों पर आपस में समझौते किया जाएगा। ठीक है, ये सारी शर्तें भारत की आज़ादी के बाद लागू होंगी। ठीक है, चलिए एक पॉइंट और लिख लीजिए। जिन्ना ने सीआर फार्मूले को पूरी तरह अस्वीकार कर दिया। और पाकिस्तान की मांग पर अडिग रहे। ठीक है, एक पॉइंट और लिख लीजिए। कायदे आजम
आजम मतलब महान नेता, महान नेता। किसने कहा था? गांधी जी ने कहा था। ठीक है, किसने कहा था? गांधी जी ने कहा था। ठीक है, किसको कहा था? मोहम्मद अली जिन्ना को कहा था। क्यों कहा था? हो सकता है पिघल करके जो इनकी पाकिस्तान की मांग पे जो अडिग है, हो सकता है इसको ये मान ले हमारी बातों को। ठीक, इसीलिए गांधी जी ने क्या कहा था? कायदे आजम कहा था। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।